नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले बता देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक विधिवत तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसमें सब कुछ अच्छे से लिखा होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, एक ही साथ दोनों चीजें लिखी रहेंगी आपको। इसके अलावा अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। एक चीज आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कोर्स एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका पूरा एग्रीकल्चर विधिवत तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं अलग से कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम में आप बैठो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज आती हैं उसमें उसमें आप बैठ जाओ, आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर विधिवत तरीके से तैयार किया जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी सब कुछ अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पर दिया गया है मोल ड्रेनेज। मोल ड्रेनेज आर हाईली रिकमेंडेड एंड सुटेबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप। कह रहा है कि जो मोल ड्रेन्स होता है, मोल ड्रेनेज जो होता है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए अत्यधिक अनुशंसित और उपयुक्त है। ध्यान से समझना बेटा, मोल ड्रेनेज के ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। एक तो दिया गया है सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, लेटराइट सॉइल। आपको यहाँ पर ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। हमको इन चारों ऑप्शंस में से ध्यान से देख के बताना है कि ये जो मोल ड्रेन्स है ये किस मिट्टी के अंदर उपयोग किया जाता है। ये जल निकासी की एक व्यवस्था होती है, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्ले सॉइल। क्या हो जाएगा? क्ले सॉइल इसका सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा। जो मोल ड्रेनेज होता है इसको हम क्ले सॉइल में यूज करते हैं। इसके अलावा और किसी भी सॉइल में हम इस मोल ड्रेन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसको एक एक करके समझते हैं। ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर किस तरीके की मिट्टी है। जब बेटा क्ले मिट्टी होती है ना, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये क्ले मिट्टी है। और क्ले मिट्टी की एक खासियत होती है कि ये अगर सूखता है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और जब ये भीगता है तो गीला हो जाता है। इसके अंदर रेजिस्टेंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है और इसके जो कण होते हैं वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से क्या रहते हैं, आपस में अच्छे तरीके से चिपके हुए रहते हैं। इसके अलावा बेटा एक चीज आप अपने दिमाग में सोचो कि जो क्ले मिट्टी होती है ना, बर्तन उसके क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल आपस में संगठित रूप से उनके अंदर ससंजन और असंजन बल बहुत ज्यादा लगता है, तो वो आपस में लंबे समय तक एक दूसरे से चिपके हुए रह सकते हैं। ठीक, तो मोल ड्रेनेज में क्या होता है, मोल ड्रेन्स में इसमें एक बहुत पतली सी लाइन, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ये बड़ा सा इक्विपमेंट है। इसको मोल ड्रेनेज करने के लिए इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि कुछ दूरी पर, ये दूरी फिक्स नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है। हमको कितना ड्रेनेज करवाना है उसके हिसाब से इसकी जो दूरी है इसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें ये किया करता क्या है, ये इक्विपमेंट ऐसे एक पतली सी लाइन खींचता है और आपको ऊपर से ये जो बहुत पतली सी लाइन दिख रही है, वास्तव में ये पतली सी लाइन जो होती है वो बहुत गहरी होती है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये चीज जो दिख रही है काफी ज्यादा गहरी होती है। ये जमीन के नीचे तक ऐसे गहराई में लिए होती है और यहाँ पर एक पाइप लाइन डाल दिया जाता है, मेन चैनल होता है। पानी क्या होता है कि ऊपर से नीचे को आएगा और इस पाइप लाइन में पहुंचेगा और यहाँ से ड्रेन करके पानी खेत से बाहर निकल जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इस तरीके का इस्तेमाल होता कैसे। यहाँ पर आपको ये पूरा खेत दिख रहा है, जब बरसात होगा या ज्यादा पानी इसको मिलेगा तो सीधे सीधे बात है कि ये जो मोल यहाँ पर बनाए गए हैं, इन मोल्स के बीच में जो जगह हो गई है
इस जगह के अंदर से पानी आराम से नीचे चला जाएगा और यहाँ पर पाइप में आएगा और पाइप से बाहर निकल जाएगा। ये तो इसका प्रिंसिपल होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सैंडी सॉयल, लोमी सॉयल या फिर लेटराइट सॉयल में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा जो क्ले सॉयल होती है ना, अगर क्ले सॉयल के अंदर हमने एक बार इस मोल को बना दिया, ये जो हमने बनाया है, इस मोल को अगर हमने बना दिया तो ये लंबे समय तक बना रहता है। एटलीस्ट तब तक तो बना ही रहता है जब तक हमारा बरसात चल रहा होता है, तब तक ये बना रहता है। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात, अगर बेटा हम रेतीली मिट्टी हो या फिर लोमी सॉयल हो या फिर लेटराइट सॉयल हो, अगर इसमें हमने मोल बना दिया तो इस मोल में समस्या क्या होती है कि अगर इसको हमने बनाया और थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है तो ये जो मोल बना रहता है, इस मोल के अंदर मिट्टी आ जाती है और ये जो मिट्टी आती है उस मोल को बंद कर देती है। वैसे ये बहुत चौड़ा सा मोल नहीं होता है, बहुत पतला सा होता है, लेकिन ये बंद हो जाता है। तो हमने बनाया और 2-4 बार बरसात हुई, बंद हो गया। तो इस वजह से सैंडी सॉयल, लोम सॉयल और लेटराइट सॉयल में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सैंडी सॉयल, लोम सॉयल या फिर लेटराइट सॉयल है, इसके अलावा और भी जो सॉयल्स होती हैं, इनके अंदर जो पर्कुलेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन जो रेट होता है, वो बहुत तेजी से पानी नीचे जाता है। जैसे सैंडी सॉयल में पानी जो होता है वो जमीन में बहुत तेजी से नीचे जाता है। अब जब किसी भी सॉयल में ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से पानी नीचे जा रहा है तो उसमें हमको इस तरीके की व्यवस्था करने की जरूरत क्या है? लेकिन क्ले सॉयल में पानी नीचे जल्दी जल्दी नहीं जाता है, इसी वजह से हमको इस मोल की जरूरत पड़ती है। जब हम ये मोल बना देते हैं ना, इस मोल को हमने बना दिया तो कुछ पानी तो यहाँ ऊपर से ऐसे चला आएगा और कुछ पानी इधर बीच बीच से ऐसे कैपिलरी पोर बन जाते हैं और ये कैपिलरी पोर से पानी आएगा इस मोल के और मोल में आके यहाँ से फिर ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पर ये ड्रेनेज पाइपलाइन में पहुंच के खेत से बाहर निकल जाता है। तो यही होता है बेटा मोल ड्रेन। अगर कोई पूछ ले ये किस तरीके का ड्रेनेज होता है तो इसको याद रखना बेटा कि ये एक तरीके का सब सरफेस मेथड का यह ड्रेनेज सिस्टम होता है। यानी कि ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी ड्रेनेज चैनल नहीं दिखेगा, कोई भी नाली नहीं दिखेगी, केवल और केवल जमीन के नीचे यहाँ पर मेन ड्रेनेज चैनल बने होते हैं। समझ गए? तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को मोल ड्रेनेज बोलते हैं। बाकी ये जो मशीन इस्तेमाल करी जा रही है इसको क्या बोलते हैं? इस मशीन को बेटा बोलते हैं मोल प्लाऊ। क्या कहते हैं इसको? इसको मोल प्लाऊ के नाम से जाना जाता है। समझ गए यहां तक बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन व्हिच ईयर वाज द टर्म वाटर शेड इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्क्राइब वाटर पार्टिंग बाउंड्रीज। कह रहा है कि जल विभाजन सीमाओं का वर्णन करने के लिए वाटर शेड जो शब्द है इसका परिचय किस वर्ष में दिया गया था? एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा समझ लेते हैं कि आखिर ये वाटर शेड होता क्या है। जब हम बेटा बात कर रहे होते हैं वाटर शेड की तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ये पहाड़ है और ये बीच में ऐसे एक नदी बहती हुई आ रही है। ठीक, ये पहाड़ है और पहाड़ से यहाँ पर एक नदी बहती हुई आ रही है। ये बीच में ये क्या है? ये मैदान है। इधर भी थोड़ा सा, इधर को जमीन ढालू है, इस तरफ को ढालू है। अब क्या होगा बेटा कि ये जो इतना एरिया दिख रहा है आपको ना, ये जो इतना एरिया दिख रहा है, आप ध्यान से देख के बताओ कि अगर यहाँ सब कहीं भी पानी बरस रहा है, इस एरिया में अगर कहीं भी पानी बरस रहा है तो वो पानी कहाँ आएगा? वो सभी का सभी पानी अंत में यहाँ पर आएगा जहां पर नदी आ रही है। पहले यहाँ से नदी के किनारे आएगा, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके और ये यहाँ पर आएगा। तो इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है बेटा? इस पूरे एरिया को हम वाटर शेड बोलते हैं। और ये वाटर शेड जो शब्द है इसको सबसे पहली बार 1920 में दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें बेटा वाटर शेड के डेफिनेशन की तो इसे मैंने समझा दिया है ये क्या होता है, लेकिन वाटर शेड की डेफिनेशन होती है वाटर शेड इज ए जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट दैट ड्रेन वाटर विद द हेल्प ऑफ सरफेस रन ऑफ, और ये क्या होता है? टू ए कॉमन आउटलेट। इसको ध्यान से समझ लेना कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन में बता देता हूं। ए जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ड्रेनिंग
और contributing surface runoff to a common outlet common outlet point। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो वाटरशेड होता है एक तरीके का जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है, जो कि एक ड्रेनेज यूनिट होता है, नेचुरल ड्रेनेज यूनिट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये सभी जो पानी गिर रहा है ये सरफेस रन ऑफ के माध्यम से ये सभी का सभी पानी एक कॉमन आउटलेट पॉइंट पर आकर ये समुद्र में जाके गिरता है। इसी को हम वाटरशेड बोलते हैं। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ये हुई थी 1920। समझ गए यहां तक बात? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट ए माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कवर ए कैचमेंट कमांड एरिया ऑफ हाउ मेनी हेक्टेयर। ध्यान से समझना, जो बेटा ये माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है ना, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसमें एक शब्द यूज किया जाता है कैचमेंट कमांड एरिया। जो कैचमेंट कमांड एरिया होता है इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर कोई एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक इरिगेशन की यूनिट लगा रखी है, तो वो कितने एरिया में पानी दे सकता है उसी को हम कमांड एरिया बोलते हैं। और इस पानी को कहाँ कहाँ से स्रोत से पानी आके यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। समझ पा रहे हो? एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर बेटा एक बड़ा सा तालाब है। क्या है? यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है। इस तालाब के पास अगर तालाब है तो पानी होगा, पानी का स्रोत होगा। अब बेटा इस तालाब से जब हम सिंचाई करते हैं तो मान लेते हैं इतने एरिया में वो सिंचाई कर पा रहा है, ठीक, यानी कि पानी यहाँ से तालाब से बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये जितने एरिया में सिंचाई कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कमांड एरिया। क्या कहते हैं इसको? कमांड एरिया कहा जाता है। अब इसी सिनेरियो को थोड़ा सा उल्ट देते हैं। आप देखो ये तालाब है, तालाब के अलावा कोई भी जल स्रोत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नदी भी हो सकती है, जलाशय भी हो सकता है, छोटा मोटा बड़ा सा भी हो सकता है, झील भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोड नहीं लेना। बस ये समझो कि पानी जहां पर जाके इकट्ठा हो रहा है वही। अब ये तालाब है, अब इस तालाब के अगल बगल से कहीं से तो पानी बह के आएगा। तो बेटा ये जितनी दूर तक के पानी को ये कैच कर पाता है, जितनी दूर तक का पानी बह के इस तालाब में आता है उस पानी को हम क्या बोलते हैं, मतलब उस उतने एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस उतने एरिया को कैचमेंट एरिया बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? उतने एरिया को हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं, यानी कि इस तालाब में जहां से पानी आया है उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट में कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया ये दो चीजें यूज करी जाती हैं। कह रहा है कि अगर कोई माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में कितना एरिया होना चाहिए, कैचमेंट कमांड एरिया। तो इसको याद रखना कि अगर कोई माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में केवल और केवल 2000 से कम, 2000 हेक्टेयर से कम अगर जमीन होगी उस एरिया पर वो सिंचाई कर सकता है। तो उस तरीके का जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो कैचमेंट कमांड एरिया माइनर इरिगेशन का क्या होता है, यानी कि ऐसा ट्यूबवेल या फिर ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो ज्यादा से ज्यादा 2000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कर सकता है। 2000, 100, 1000 हेक्टेयर, 1500 हेक्टेयर, इस तरीके से जो सिंचाई करेगा उसको हम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर बेटा 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक कोई है तो उसको क्या बोलेंगे,
अगर 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक है तब उसको हम बेटा बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं? हम उसको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है तब उसको हम क्या कहते हैं बेटा? तब उसको हम कहते हैं मेजर मेजर इरिगेशन मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर जो कैचमेंट कमांड एरिया है, इस कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया को आपको अलग अलग करके नहीं समझना है। यहाँ पर कैचमेंट लिखा हुआ था इसलिए मैंने कहा कि कैचमेंट एरिया भी आपको बता देता हूँ। जो तालाब में पानी आ रहा है उसका कैचमेंट एरिया कहा जाता है, और इसको जो हम बोल रहे हैं ये कमांड एरिया है, जिसको कई बार कैचमेंट कमांड एरिया भी कह दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर जी ये दोनों मिला के बात हो रही है, नहीं नहीं। कैचमेंट एरिया को कई बार कमांड एरिया को कई बार कैचमेंट कमांड एरिया भी कह दिया जाता है। तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है इस मामले को लेकर। समझ गए? बाकी अगर माइनर है तो कितना होगा? 2000 हेक्टेयर से कम होगा तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। 2000 से 10 हेक्टेयर एरिया में अगर सिंचाई कर सकता है तो उसको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में यानी कि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचित कर सकता है तो उसको मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोला जाता है। मजा आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ईयर वाज द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 1977-78 में, 1970-71 में, 1986-87 में, या फिर 1990 में? इसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देख के बताना है कि ये जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, डेजर्ट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, इसको कब स्टार्ट किया गया? तो याद रखना कि जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया था 1977-78। 1977-1978 का जो दौर था उस दौर में इसको बनाया गया था डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका सीधा सीधा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि जो कुछ एडवर्स इफेक्ट आता है ड्रॉट की वजह से डेजर्ट एरिया में, उसको किस तरीके से रिस्टोर किया जाए और वहां पर एक अच्छा सा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया जाए। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर कभी वहां पर सूखा पड़ रहा है तो सूखा पड़ने की वजह से जो कुछ भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, उन समस्याओं को कैसे रोका जाए कि सूखा ना पड़े, इसके लिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78 में स्टार्ट किया गया था। समझ गए? इसके अलावा बेटा 1970 और 71 जो था, इसमें एक ड्रॉट वाला एरिया में और एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। क्या था? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। कई बार इसको ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, और कई बार इसको प्रोजेक्ट के नाम से भी जान दिया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? DPAP। ये DPAP जो प्रोग्राम था ये 1970 और 71 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा बेटा एक चीज और याद कर लेना। एक चीज क्या है? एक चीज और है कि जो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एंड एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ था, और इसके अलावा एक प्रोग्राम और स्टार्ट हुआ था जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जो दो प्रोग्राम थे ये 1986 और 87 में स्टार्ट किए गए थे। यानी कि ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या स्टार्ट किया गया था? एक तो बेटा स्टार्ट किया गया था NWDPRA। अब NWDPRA क्या होता है? इसको लिखना। ये होता है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर
रेनफेड एग्रीकल्चर, रेनफेड एग्रीकल्चर, ये जो था ये इसी समय पर स्टार्ट हुआ था 1986-87 में। इसके अलावा एक प्रोग्राम और स्टार्ट हुआ था, उस प्रोग्राम का नाम था कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है ना, वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादा होती है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, इसके अलावा तमाम तरीके के लैंडस्लाइड और इसके अलावा सॉइल इरोजन, तमाम चीजें होती हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए भी कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, की शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका जा सके, इसको स्टार्ट किया गया था 1986-87 में। समझ गए बेटा। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर 1990 दिया हुआ है। 1990 एक बहुत महत्वपूर्ण सन है। इसमें क्या किया गया था कि जो ये वाटरशेड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया गया था, ये 1990 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। समझ गए। तो ये आपको इतनी चीजें देखने को मिल गई डेजर्ट से संबंधित, यानी कि अगर पानी की कमी है तो ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ड्राई फार्मिंग इज डिफाइंड एज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज। ड्राई फार्मिंग को उन क्षेत्रों में फसलों की खेती के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा होती 1150 मिलीमीटर से अधिक, या फिर 750 से 1150 मिलीमीटर, या फिर 750 मिलीमीटर से कम, या फिर 100 मिलीमीटर से कम। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अब इसको बेटा थोड़ा सा समझना। 3 शब्द होते हैं, एक ड्राई फार्मिंग होता है, एक ड्राई लैंड फार्मिंग होता है, और एक होता है रेन फेड फार्मिंग। तो सबसे जो कम पानी वाला होता है उसको हम बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। जो बेटा ड्राई फार्मिंग होता है ना, क्या होता है? ड्राई फार्मिंग। अब ये जो बेटा ड्राई फार्मिंग है ना, ऐसे एरिया जहां साल भर में 750 मिलीमीटर से कम बरसात होती है, उस एरिया को हम ड्राई फार्मिंग वाला एरिया बोलते हैं। शुष्क खेती इसको कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको हम शुष्क खेती बोलते हैं। इसके अलावा बेटा आता है 750 से लेके 1150, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। क्या कहा जाता है इसको? इसको हम ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेटा बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग। क्या कहते हैं इसको? इसको रेन फेड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि 750 मिलीमीटर से कम बरसात हो रही है तो ड्राई फार्मिंग, 750 से लेके 1150 मिलीमीटर बरसात में अगर हम खेती कर पा रहे हैं तो उसको ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। और अगर 1150 मिलीमीटर से भी ज्यादा बरसात हो रही है तो रेन फेड फार्मिंग हम करते हैं। ये जो बेटा रेन फेड फार्मिंग होती है, यहाँ पर पानी की अबेंडेंट मात्रा में उपलब्धता होती है, किसान को पानी की कोई कमी नहीं होती। ड्राई लैंड फार्मिंग में खरीफ सीजन में पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, रबी सीजन में सिंचाई के लिए नहरों का और भूमिगत जल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ड्राई फार्मिंग में हम खेती कर सकते हैं या तो साल भर में एक बार, और अगर हमने ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा रखा है तो हम ड्राई फार्मिंग साल भर में 2 बार कर सकते हैं। और उसमें भी अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर कोई आर्टिफिशियल जलाशय बना रखा है जिससे कि बरसात में जो बरसात हो रही है उस पानी को अगर हम इकट्ठा कर पा रहे हैं तभी हम खेती कर सकते हैं। समझ गए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which type of drainage system is specifically adopted when the main source of drainage water is from hilly land? कह रहा है कि विशेष रूप से किस प्रकार की जल निकासी प्रणाली को अपनाया जाता है जब जल निकासी का मुख्य स्रोत पहाड़ी भूमि होती है? डबल मेन सिस्टम, कट ऑफ
और इंटरसेप्टर और वर्टिकल ड्रेनेज और इसके अलावा बरीड ड्रेनेज। अब इसमें बेटा जो वर्टिकल ड्रेनेज होता है ना, इसी को हम मोल ड्रेनेज बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, तो वर्टिकल ड्रेनेज के अंतर्गत ही आता है मोल ड्रेनेज। जो मोल ड्रेनेज होता है ना, इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो कुएं वाला ड्रेनेज होता है ना, वेल ड्रेनेज जिसको कहते हैं, तो कुआं वाला जो ड्रेनेज होता है वो भी वर्टिकल ड्रेनेज होता है। इसमें पानी वर्टिकल रूप से जमीन के नीचे चला जाता है, या फिर पहले हम जमीन के नीचे ले जाते हैं, उसके बाद खेत से बाहर लेके चले जाते हैं। तो ये तो हो गई कहानी वर्टिकल ड्रेनेज की, जो आ गया तो मैंने तुरंत बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो हिली एरियाज होते हैं ना, उन हिली एरियाज में कौन से तरीके का ड्रेनेज सिस्टम यूज किया जाता है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये हिली एरियाज है। यहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रहती है और स्लोप बहुत तेज होता है। अगर पानी यहाँ से बह रहा है, इस पॉइंट से पानी बह रहा है, और अगर बीच में हम बेटा इसको रोके नहीं, इस पानी को लगातार ऐसे बहने दें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बेटा यहाँ की जो मिट्टी है ना, ये सब बह के नीचे चली जाएगी और जो पहाड़ है यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ की मिट्टी सब बह जाएगी। तब अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको रोकोगे कैसे। इसको रोकने के लिए बेटा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस तरीके की यहाँ पर एक लाइन बनी है। कुछ कुछ नीचे पर आके थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे एक लाइन बनाई जाती है। ये जो लाइन होती है बेसिकली इस तरीके से चल के ऐसे करके ये लाइन बनी होती है, इस तरीके की ये लाइन होती है। जब बरसात का पानी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आके वो क्या होगा, रुक जाएगा। और रुकने के बाद इसको ध्यान से उसको समझो, पानी यहाँ पर ऐसे नीचे को आ रहा है, इसके बाद इसका जो ढाल है वो नीचे को कर दिया गया है उस तरफ को, और इधर का जो है इस तरफ को पानी हो गया है। उधर से पानी गया, फिर पानी इधर को आया, फिर पानी इधर को गया। इस तरीके से पानी जो है, ओ सॉरी जस्ट सेकंड, पानी यहाँ गया, यहाँ का पानी यहाँ आया, यहाँ का पानी फिर यहाँ गया, फिर यहाँ का पानी फिर यहाँ आया, यहाँ का पानी यहाँ गया, यहाँ का पानी यहाँ आया। और बीच में यहाँ पर जो ये एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में पक्की नाली बनी होती है। पक्की नाली इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पर नाली बनाए रहते हैं, और उस नाली से पानी नीचे को आता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बरसात हुई और यहाँ का पानी बह के नीचे जाना चाहता है, तो डायरेक्ट वो नीचे नहीं जा पाएगा, वो बह के यहाँ पर आएगा और यहाँ से बह के फिर यहाँ आएगा, और यहाँ पर जो नाली बनी है उस नाली की मदद से जमीन के पास यहाँ पर आता है, और यहाँ से फिर ऐसे करके निकल जाता है। तो इस तरीके से बेटा क्या होता है कि पानी का वेग बहुत तेजी से हो नहीं पाता। नहीं, अगर डायरेक्ट पानी आए तो यहाँ पर बहुत तेजी से पानी आएगा और बहुत ढेर सारा पानी आएगा। तो जैसे नदियां चलती चलती पहाड़ों को काट देती हैं, उसी तरीके से कट जाएगा, और कट के एक लंबे समय बाद एक घाटी बन जाती है। तो इसमें पानी कुछ इस तरीके से जाता है। यहाँ तक के पानी को इस नाली में इकट्ठा कर लिया गया, फिर यहाँ तक के पानी को इस नाली में इकट्ठा कर लिया गया, यहाँ वाले पानी को इस नाली में इकट्ठा कर लिया गया, और फिर यहाँ से ऐसे इसको जमीन पर ले आया गया, जब तक ये प्लेन मैदान के पास नहीं आ जाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कट ऑफ ड्रेनेज दिख रहा है। तो कट ऑफ ड्रेनेज या फिर इंटरसेप्टर वाला जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसके अंदर यूज किया जाता है। समझ गए यहाँ तक की पूरी कहानी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। The drought prone area project was started in India during which of the following year? इसको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, देखो कितने बच्चे इसको बता पाते। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट या फिर ड्रॉट प्रोन एरिया जो प्रोग्राम था, ये 1970-71 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following best define as catchment area? निम्नलिखित में से कौन सा कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित कर सकता है? तो कैचमेंट एरिया भी मैंने आपको बताया था, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कैचमेंट एरिया को बता रहा है। ऑल द एरियाज फ्रॉम व्हिच वाटर फ्लो इनटू ए रिवर और वाटरफॉल, वो सभी क्षेत्र जहां से पानी बहकर किसी नदी या जल कुंड में जाता है। अ सब सरफेस लैंड एरिया मेड सुटेबल फॉर क्ले एंड ड्रेनेज सॉइल, एक उप सतही भूमि क्षेत्र जो क्ले मिट्टी की जल निकासी के लिए उपयुक्त बनाया गया। इसके अलावा क्या दिया गया है, ए लैंड डिवाइडेड व्हिच सेपरेट टू डिस्टिंक्ट रेनफेड रीजन्स, एक भूमि विभाजन
जो दो अलग अलग वर्षा आधारित क्षेत्रों को अलग करता है। द टोटल कमांड एरिया इरिगेटेड बाई अ मेजर कैनाल सिस्टम, एक प्रमुख नहर प्रणाली द्वारा सिंचित कुल कमांड क्षेत्र। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों को ध्यान से देखो और बताओ कि आखिर कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं। तो आपने जब पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा कि जब मैं आपको बता रहा था कि ऐसा कोई भी एरिया जहां से पानी फ्लो होकर किसी वाटर पूल के अंदर, यानी कि किसी जलाशय के अंदर, चाहे तालाब हो, महासागर हो, कोई भी चीज हो या फिर नदी हो, उसके अंदर जहां से भी पानी बह के आता है उस सभी एरिया को क्या कहा जाता है, कैचमेंट एरिया बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहां तक। इसके अलावा यहां पर देखो जो लिखा है, टोटल कमांड एरिया इरिगेटेड बाय ए मेजर कैनाल सिस्टम, तो इसी को तो मैंने अभी बताया था, कमांड एरिया इसको कहते हैं, या फिर इसको कैचमेंट कमांड एरिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कैचमेंट कमांड एरिया कहते हैं। समझ गए बेटा यहां तक बात। यहां पर मैचिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैक्रो वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड, मिनी वाटरशेड और मिली वाटरशेड, ये 3 तरीके के ऑप्शन है। आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज बता दूं, ये जो मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर में, इस लेक्चर से संबंधित वाटरशेड का क्वेश्चन एजीटीए का जो 25 वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, वाटरशेड से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चन आए थे, तो इसको आपको कायदे से पढ़ना है। इसमें बेटा सबसे पहले कह रहा है कि जो मिली बोल रहा है, मिली वाटरशेड और मैचिंग का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इनमें सबसे छोटा कौन सा होता है? मिली होता है, मिली सबसे छोटा होता है, तो मिली सबसे छोटा है, यहाँ पर ये सबसे छोटा है 1 से 10 हेक्टेयर। इसके अलावा क्या है, मिली से बड़ा होता है मिनी, तो जो मिनी होता है वो 10 से लेकर 100 हेक्टेयर का हो जाएगा। और इसके बाद मिनी के बाद फिर माइक्रो होता है, माइक्रो जो होगा वो 100 से 1000 हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैक्रो वाटरशेड होता है वो 1000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से इसको मैच कराना है, यानी कि ए किस पे चला जाएगा, ए चला जाएगा 4th पर, ए 4th पर चला जा रहा है, यानी कि ए 4th पर यहाँ जा रहा है, ए 4th पर यहाँ जा रहा है और ए 4th पर यहाँ जा रहा है, ये तो ढेर सारे हो गए। बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है 3rd पर, तो बी 3rd पर यहाँ जा रहा है और बी 3rd पर यहाँ जा रहा है, यानी कि ए एलिमिनेट हो गया। सी किस पे जा रहा है, सी 1st पे जा रहा है, तो सी यहाँ पर 1st में जा रहा है, यानी सी भी गलत हो गया। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा। अब यहाँ पर बेटा जो ये वाटरशेड लिखा हुआ है ना, वाटरशेड का सीधा सीधा मतलब ये है कि जहां पर पानी आके इकट्ठा होता है ना तालाब को, उसको हम वाटरशेड बोलते हैं। अगर वो वाटरशेड, अगर उस तालाब का एरिया जो है 1 से 10 हेक्टेयर का है तो मिनी वाटरशेड बोलेंगे, अगर उससे ज्यादा है तो उसको सॉरी मिली वाटरशेड बोलेंगे, अगर उससे ज्यादा है तो मिनी बोलेंगे, उससे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, उससे ज्यादा है तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं, और उससे ज्यादा हो गया तो मैक्रो बोलते हैं। मतलब आपको एक एक जीरो बढ़ाते जाना है, पहले 1 से 10 कर दो, फिर 10 से 100 कर दो, फिर 100 से 1000 कर दो और 1000 से 10,000 कर दो, और ये चारों आपको ऐसे याद कर लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। समझ गए कैसे याद करना है? हर बार जीरो बढ़ाते जाओ, 1 से 10 कर दो, फिर 10 से 100 कर दो, 100 से 1000 कर दो और 1000 से 10,000 कर दो। यहाँ पर बेटा क्या दिया गया है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेजर्स दिए गए हैं, ये स्पेसिफिक वाटरशेड वाले मेजर्स हैं और यहाँ पर उनके क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। जैसे कि बेटा स्ट्रिप क्रॉपिंग जब होती है ना, स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग किस तरीके का मेजर होता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग बेटा एक तरीके का वेजिटेटिव मेजर होता है, क्योंकि स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम फसल लगाते हैं और फसल जो होता है वो वनस्पति के अंदर आता है, तो वनस्पतिक मेजर होता है। इसके अलावा बेटा कंटूर बंडिंग होता है, तो जो बेटा ये कंटूर बंडिंग होता है ना, ये कैसा होता है, ये एक तरीके का इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है जो हम बंड बनाते हैं। इसके अलावा बेटा जो रॉक डैम होता है ना, यानी कि चट्टानों वाला जो डैम बनता है, इसको गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ गए? बाकी इसके अलावा जो ये गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये जो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये भी इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आता है। ध्यान से समझना, जो इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग जो मेजर्स है ये एक बड़ा सा छाता है, इस बड़े से छाते के अंदर गली कंट्रोल स्ट्रक्चर भी आता है। समझ गए? इसके अलावा जो वेल वाला स्ट्रक्चर है
वो भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर जो बेटा कंटूर बंडिंग लिखा था ना, कंटूर बंडिंग के लिए कोई अप्रोप्रिएट मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसको इंजीनियरिंग पे मैच करा दिया। बाकी जो रॉक डैम होता है वो स्पेसिफिकली इसी छाते के अंदर आने वाला जो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो रॉक डैम के अंदर आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया। अगर चाहो तो इसको रॉक डैम को इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पे भी मिला सकते हो, लेकिन इसके अंदर अभी अगर पूछा जाए कि इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर, तो गली कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया। ए किस पे जा रहा है, ए थर्ड पर चला जाएगा। ए यहाँ पर थर्ड में जा रहा है और ए यहाँ पर थर्ड में जा रहा है, बी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है बेटा सेकंड पर, बी सेकंड पर यहाँ जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर कंपोनेंट और प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, और यहाँ पर क्या दिया गया है, उनके फीचर या फिर कौन से ईयर में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, ये चीज दी गई है। सबसे पहला दिया है बरीड ड्रेनेज। जो बरीड ड्रेनेज होता है इसको हम यूज करते हैं, एक तरीके का यह सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसके अंदर टाइल्स, फाइबर, प्लास्टिक जैसे मटेरियल का यूज किया जाता है, तो ये बरीड ड्रेनेज होता है। और ये सब चीजें किसमें लिखी गई हैं, दूसरे में लिखी गई हैं। इसके अलावा बेटा होता है वर्टिकल ड्रेनेज। तो जो वर्टिकल ड्रेनेज होता है, कुएं के द्वारा अगर पानी को ड्रेन किया जा रहा है, जल निकासी करी जा रही है, तो इसको वर्टिकल ड्रेनेज बोलते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक एसोसिएटेड प्रोजेक्ट जो था, वर्ल्ड बैंक से वर्ल्ड बैंक असिस्टेड जो प्रोजेक्ट था, इसने कब स्टार्ट किया था, इसको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि 1990 में फंडिंग स्टार्ट करी गई थी, जिससे कि हम आगे चलकर जो ड्रॉट वाले एरियाज हैं वहां पर हम ड्रॉट से लड़ने के लिए पानी की व्यवस्था वाला चीज कर सके। इसके अलावा क्या है, कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो इसको मैंने बता ही दिया था कि इसको 1986-87 में स्टार्ट किया गया था। तो ए किस पे जा रहा है बेटा, ए सेकंड पर जा रहा है, ए यहाँ पर सेकंड में जा रहा है और ए यहाँ पर सेकंड में जा रहा है, यानी कि डी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फर्स्ट पर, तो बी यहाँ पर भी फर्स्ट में जा रहा है और बी यहाँ पर भी फर्स्ट में जा रहा है। सी किस पे जा रहा है, सी फोर्थ में जा रहा है, सी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, यानी कि सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट दिया गया है और वाटर शेड के टाइप दिए गए हैं। कुछ दो यहाँ पर इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं और दो यहाँ पर वाटर शेड दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी एरिया दिया गया है। अब क्योंकि मैंने इसको आपको बता दिया है तो मैं यही अपेक्षा करूंगा कि इसको आप खुद ही बता ले जाओ, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। जो मिनी वाटर शेड होता है बेटा, इसको आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यह बताया था कि जो मिनी वाटर शेड होता है ना, वो 10 से लेके 100 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। इसके अलावा जो मिली वाटर शेड होता है ये 1 से लेके 10 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। मीडियम इरिगेशन जो प्रोजेक्ट होता है वो 2000 से 10,000 कैचमेंट कमांड एरिया या फिर कमांड एरिया को कवर करता है। जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया को कैचमेंट कमांड एरिया को कवर करता है। यानी कि ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पर, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। बी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया, दो चीजें यहाँ पर गलत हो गई। इसके अलावा बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है बेटा फोर्थ पर, तो बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, बी यहाँ पर भी फोर्थ में जा रहा है। सी किस पे जा रहा है, सी यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है, तो सी ये फर्स्ट में जा रहा है, यहाँ पर सी सेकंड में चला गया तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेज स्टेप इन वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड प्रबंधन के चरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताना है कि करेक्ट कौन सा है। एक एक करके समझते हैं। द रिकॉग्निशन फेज इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। पहचान चरण में क्या होता है, समस्या की पहचान होती है, विश्लेषण होता है तथा वैकल्पिक समाधान का विकसित करना शामिल होता है। बिल्कुल सही बात है। जब किसी भी तरीके का हम वाटरशेड मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास समस्या क्या है और उस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कौन कौन सी उपस्थित हैं। इसको हम रिकॉग्निशन फेज बोलते हैं। बिल्कुल सही बात कही जा रही है।
इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बेटा अगला है रिस्टोरेशन फेज इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन एंड अप्लाइंग इट टू द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड। पुनर्स्थापन चरण में सर्वोत्तम समाधान का चयन करना और उसे भूमि की समस्याओं पर लागू करना शामिल होता है। ये बात भी सही है, जब हम प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो रिस्टोरेशन करते हैं। जब रिस्टोरेशन हो जाएगा तो इसके बाद क्या कह रहा, प्रोटेक्शन फेज टेक केयर ऑफ द जर्नल हेल्थ ऑफ द वाटरशेड एंड इंश्योर इट नॉर्मल फंक्शनिंग। संरक्षण चरण वाटरशेड के सामान्य स्वास्थ्य का ख्याल रखता है और उसके सामान्य कामकाज को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हमने एक बार रिस्टोरेशन कर दिया, हमने प्रॉपर तरीके से वाटरशेड बना दिया, अगर उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वाटरशेड टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो उसको प्रॉपर तरीके से वो फंक्शनिंग करता रहे, तो उसके लिए उसका टेक केयर करना ही प्रोटेक्शन फेज के अंतर्गत आता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों बातें सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटरशेड टेक्नोलॉजी। वाटरशेड टेक्नोलॉजी से संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। Watershed is bounded by the drainage divided within which surface runoff collect and flow out through single outlet। इसको हम वाटरशेड बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। जहां जितने भर एरिया का पानी, जितने दूर तक के एरिया का पानी एक ही जगह आता है, उसको हम वाटरशेड बोलते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, पहला क्वेश्चन आया था वाटरशेड, उसके बारे में मैंने बताया था। तो ये तो हमारी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वाटरशेड टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी डेवलप्ड एंड यूज इन फुली इरिगेटेड एंड कैनाल कमांड एरिया। अगर फुली इरिगेटेड एरिया है और कैनाल कमांड एरिया है तो वहां पर हम वाटरशेड बनाएंगे क्यों? वाटरशेड तो तहां बनाना पड़ता है ना जहां पर समस्या ज्यादा होती है। तो अगर पहले ही वहां पर इरिगेशन की व्यवस्था है तो वहां पर हम तालाब बना के क्या करेंगे? वहां पर तो कोई व्यवस्था करने की बात ही नहीं है। या फिर अगर वहां नहर से सिंचाई कर सकते हैं तो वहां पर भी क्या जरूरत है तालाब बनाने का? तो ऐसा हम कहाँ करते हैं, हम यहाँ इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं रेनफेड एरिया में। कहाँ पर करते हैं? जो रेनफेड एरियाज होते हैं, जहां पर बरसात ज्यादा हो जाती है और वो बह के बाहर चला जाता है, हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के एरिया में इसको हम बनाते हैं। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रेनफेड एरिया में जब हम बना लेते हैं वाटरशेड, तो इसी का इस्तेमाल तो हम सिंचाई में करते हैं। और अगर हमारे पास पहले से ही सिंचाई की व्यवस्था है, चाहे नहर के द्वारा या फिर जमीन के पानी के द्वारा, तो हम क्यों बनाएंगे? तो इसलिए यह बात तो हो जाएगी गलत। ऑल लैंड ऑन अर्थ आर पार्ट ऑफ वन वाटरशेड और अनदर। बिल्कुल सही बात है। कभी आप ध्यान से देखना तो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है ढेर सारे वाटरशेड से बनी हुई, क्योंकि किसी न किसी तरीके से जो पानी बहता है वो बह के या तो किसी तालाब में जा रहा है तो उस तालाब का वाटरशेड हो गया, अगर नदी में जा रहा है तो वो पूरा एरिया नदी का वाटरशेड हो गया, और पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, पूरी की पूरी जो लैंड एरिया है पूरी पृथ्वी का, वो सबका पानी बह के अंत में समुद्र के अंदर जा रहा है। तो समुद्र का जो वाटरशेड वाला पूरा एरिया है वो पूरी पृथ्वी है। इसलिए पूरी की पूरी पृथ्वी का जो लैंड है वो एक बड़ा सा वाटरशेड है और उसमें ढेर सारे छोटे छोटे वाटरशेड बने हुए हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हमको यहाँ पर खोजना क्या था? गलत खोजना था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर केवल दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट खोज के बताना है। कह रहा है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग, पास्चर क्रॉपिंग, ग्रासलैंड फार्मिंग आर एग्रोनॉमिकल या फिर वेजिटेटिव मेजर होते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट में ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? चाहे स्ट्रिप क्रॉपिंग कर रहे हैं तो इसमें भी हम फसल लगाते हैं जो कि वनस्पति होता है। पॉस्चर क्रॉपिंग कर रहे हैं यानी कि जानवरों को चराने के लिए चारागाह लगा रहे हैं तो वो भी वनस्पति होता है। ग्रास लैंड लगा रहे हैं तो ये भी वनस्पति होता है। तो ये एग्रोनॉमिकल और वेजिटेटिव ये मेजर तो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग एंड चेक डैम आर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। ये भी इंजीनियरिंग के माध्यम से इन सबको बनाया जाता है। इसके अलावा इन टर्म ऑफ पर्पज वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एम टू रिड्यूस वाटर इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल। अगर बेटा आप बताओ
कि आपने एक बड़े से एरिया में यहाँ पर एक तालाब बना रखा है, यहाँ सबका पानी जो है वो बह के इस तालाब में आके इकट्ठा हो रहा है, तो क्या इन्फिल्ट्रेशन घटेगा या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा? थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सोच के बताना। इस कंडीशन में बेटा इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। कैसे? यहाँ से पानी बह के जब इस तालाब में आएगा, तो साल भर जब इस तालाब में पानी भरा रहेगा, तो वो धीरे धीरे जमीन के नीचे जाएगा। पहले तो इन्फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद पर्कुलेशन होगा, और इसके बाद वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में जाकर स्टोर हो जाता है। तो वाटर शेड बनाने का जो पर्पज होता है वो रिड्यूस करना नहीं होता है, अपितु इंक्रीज करना होता है। क्या होता है? इंक्रीज करना। वाटर इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है उसको इंक्रीज करना इसका काम होता है, यानी कि तीसरी बात गलत हो गई। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम द कलेक्टेड सीपेज वाटर कैन नॉट ड्रेन अवे बाई ग्रेविटी एंड मस्ट बी पंप्ड आउट। कह रहा है कि जो वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम होता है, अगर उसमें जो कलेक्टेड सीपेज वाटर है, अगर उसको ड्रेन नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए पंप वाला सिस्टम यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने जमीन के अंदर वर्टिकल ड्रेन करके पानी जमीन में डाल दिया, और जमीन में मान लो कोई टैंक बना था, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये घर है, सॉरी यहाँ पर हमने एक छोटा सा घर बना रखा है, और ये पूरा जो एरिया है वो हमारा क्या है? जमीन है, मैदान है, गार्डन वार्डन है। जब बेटा बरसात होगा, तो बरसात का पानी अगर मान लो हमने वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगा रखी है, और वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट हमने लगा रखी है, और यहाँ पर एक बड़ा सा टैंक बना रखा है। अब मिट्टी में ऐसे जब नीचे, जैसे मान लेते हैं ये मिट्टी की सतह है, यहाँ से ऐसे वॉल बना रखा है, इस तरीके से ड्रेनेज हो रहा है, और ये ड्रेनेज होके कहाँ जा रहा है? इस टैंक में जाके इकट्ठा हो रहा है, या फिर मान लो वो जमीन के नीचे जा रहा है। यहाँ पर टैंक में इकट्ठा होता है, और धीरे धीरे टैंक के नीचे से इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन के द्वारा वो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर चला जा रहा है। लेकिन अगर मान लो ये तरीका काम ना करे, कैन नॉट ड्रेन अवे ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो जमीन के नीचे जाना बंद कर दे, ये कई बार ऐसा होता है वाटर टेबल बहुत ऊपर आ जाता है, तो जमीन के नीचे पानी जा नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? उसको पंप आउट कर दिया जाता है, यानी कि ये टैंक जो है बड़ा सा, इस टैंक में मशीन लगाएंगे और पानी को निकाल देंगे, और पानी को हम नाली में डाल देंगे, नाली से बह के नदी में चला जाएगा, फिर समुद्र में चला जाएगा। समझ गए? तो ये जो असर्शन बोल रहा है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब असर्शन वाली बात हो गई करेक्ट, आगे वाली बात देख लेते हैं क्या। वर्टिकल ड्रेनेज रिफर्स टू ड्रेन बाय वेल, कुएं के द्वारा जो ड्रेनेज होता है उसको वर्टिकल ड्रेनेज बोलते हैं। सही बात है। दैट कलेक्ट वाटर थ्रू सब सरफेस सीपेज, बिल्कुल सही है। सब सरफेस का जो सीपेज होता है उसके माध्यम से वर्ड ड्रेनेज जो होता है उसको हम करते हैं, जो कि वर्टिकल ड्रेनेज का एक एग्जाम्पल होता है। ये भी बात सही है, लेकिन ये वर्टिकल ड्रेनेज की बात कर रहा है कि इसमें अगर पानी कलेक्ट नहीं होके जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा है तो हम उसको पंप आउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो वेल होता है वो वर्टिकल ड्रेनेज का एक सिस्टम होता है, जो कि वाटर को वो क्या करता है? कलेक्ट करता है सीपेज के माध्यम से। तो अगर आप ध्यान से समझो, ये तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। अगर रीजन में ऐसा चीज लिखा होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्योंकि वाटर टेबल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, इसी वजह से ग्रेविटी की वजह से पानी जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा है, इसीलिए पंप आउट करके हमको उसको निकाल देना पड़ रहा है। या फिर जमीन के नीचे हार्ड चट्टान की परत है, जिसकी वजह से पानी जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर में जाके स्टोर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम पंप आउट करके निकाल देते हैं। अगर रीजन में ये सब कहानी लिखी होती तब तो हम कह देते कि हाँ रीजन सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो सही तो है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन जो होगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजा आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कट ऑफ और इंटरसेप्टर ड्रेनेज सिस्टम आर हाईली रिकमेंडेड फॉर लेवल्ड क्ले प्लेन विथ नो स्लोप। क्ले प्लेन होगा, लेवल लैंड होगा, तो वहां पर जो होता है वो हम करते हैं मोल ड्रेनेज करते हैं। कट ऑफ जो होता है और इंटरसेप्टर ड्रेनेज हिली एरियाज में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? इसको हम करते हैं हिली एरियाज में। तो यानी कि ये बात हो गई गलत। क्ले सॉइल आर बेस्ट ड्रेन्ड बिलो द सरफेस यूजिंग मोल ड्रेनेज, बिल्कुल सही बात है। मोल प्लाउ से किया जाता है। तो यानी कि असर्शन गलत हो गया, रीजन सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? हमको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। जस्ट अ सेकेंड।
यहाँ पर हमको स्टेटमेंट नहीं, 2 असर्शन और रीजन दिए गए हैं, 2 चीजें दी गई हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है कैचमेंट एरिया इज डिफाइंड एज द वाटर कलेक्टिंग एरिया। बिल्कुल सही है, जो वाटर कलेक्टिंग एरिया होता है उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। मिनिमाइजिंग द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली पानी से संबंधित रिसोर्सेज हैं, उनका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए, उसको मिनिमाइज किया जा सके, इसी को हम कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। पता चला जमीन का पानी निकाल निकाल के ऐसी स्थिति बना दिया कि जमीन में पानी ही नहीं रह गया। अब ट्यूबवेल अगर समरसेबल लगा रहे हैं तो उसमें पानी ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की चीजें ना होने पाए, इसलिए वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर कैचमेंट एरिया की डेफिनेशन के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर उसके यूजेस के बारे में बताया जा रहा है और वाटरशेड मैनेजमेंट के यूज के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बातें तो दोनों की सही हैं लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, यानी कि जो बी है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। Which of the following pair of watershed management phase and their associated step is incorrectly matched? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड प्रबंधन चरणों और उनसे जुड़े कदमों का जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं। रिकॉग्निशन फेज में क्या होता है, एनालाइज करना ऑफ कॉज प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। रिकॉग्निशन फेज में हम क्या करते हैं, हम समस्या को एनालाइज करते हैं। वाटरशेड को हम कौन सी समस्या आ रही है पानी से संबंधित, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, रिकॉग्निशन फेज में होता है। ये वाटरशेड मैनेजमेंट का सबसे पहला फेज होता है। इसके अलावा रिस्टोरेशन फेज होता है। जब एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि समस्या क्या है, फिर उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, इसको रिस्टोरेशन फेज बोलते हैं। इसके अलावा ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूवमेंट, ये प्रोडक्टिव फेज का होता है। ये बात गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो प्रोटेक्शन फेज होता है उसमें तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन फेज में तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूवमेंट जो होता है वो इंप्रूवमेंट फेज के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है, इंप्रूवमेंट, जो इंप्रूवमेंट फेज होता है इसके अंदर आ जाए, इसलिए ये बात हो जाएगी गलत। हमको गलत खोजना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्शन फेज में क्या होता है, जनरल हेल्थ ऑफ वाटरशेड, इसमें जनरल हेल्थ हम देखते हैं, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते रहते हैं, बिल्कुल सही है। Which of the following pair of watershed management program and their key objective is correctly matched? watershed management program का की ऑब्जेक्टिव करेक्टली मैच किसमें है? सबसे पहले देखते हैं डीपीएपी। डीपीएपी का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता ही दिया था, इसी लेक्चर में मैंने डीपीएपी, NWDPRA, फिर CDD, ये सभी मैंने वहां पर बता रखा है। तो डीपीएपी का काम क्या है, यहाँ पर लिख रहा है इरेडिकेट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन हिली एरियाज। यहाँ पर बिल्कुल गलत बात है। हिली एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने के लिए इसका काम नहीं था, अपितु इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और इसके अलावा जो ड्रॉट वाली जो कंडीशन थी उसको मिटिगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, समझ गए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमको करेक्ट खोजना है, तो ये बात तो हो गई गलत। इसके अलावा NWDPRA एक तरीके का क्या होता है, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम बोथ एरेबल एंड नॉन एरेबल लैंड, बिल्कुल सही बात है। हम इसमें क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं, फिर उनको यूटिलाइज करते हैं रेन वाटर को, चाहे वो एरेबल लैंड हो चाहे नॉन एरेबल लैंड हो, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब इसकी मैचिंग सही है। हमको करेक्ट ही खोजना था, हमने खोज लिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, बाकी आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है। और होता क्या है, मैंने सब चीज समझा दिया है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप क्लिक करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो, मात्र 1000 रुपए में। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।